to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Richa UPSC classes. Myself Richa, and today we will cover one more important topic of the modern history, that is magazines, books and their authors. सेशन शुरू करने से पहले बच्चों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, प्लेलिस्ट में जो है घटना चक्र की सीरीज प्रोवाइड की गई है आप लोगों को, उसे देखना आप लोग मत भूलिएगा। एंड वन मोर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज आप लोग एक पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा, सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम वहां पर नोटेड डाउन करते चलें। लेक्चर शुरू करने से पहले हर बार की तरह जो है फिर से मैं एक बार आप लोगों के सामने एक मोटिवेशनल कोट जरूर बोलना चाहूंगी, सो दैट जब भी आप ये सेशन सुने बच्चों, उस समय जो है इस कोटेशन को सुन करके जहां भी हो आप, जिस भी स्थिति में हो, वहीं से जो है आप अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दें। बिकॉज सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करना इट इज नॉट अ वेरी बिग डील, बहुत कठिन भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है आप लोगों में से ही सिलेक्ट होकर के जा रहे हैं, और बहुत आसान भी नहीं है। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो ही आप जो है अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे की पसीने में होती है। इट सिंपली मीन्स दैट जब आप हार्ड वर्क करेंगे तो ही आप जो है सक्सेसफुल हो पाएंगे। एक और कोटेशन मैं आप लोगों के सामने बोलना चाहूंगी, मुझे इश्क है अपने दिल में धड़कती सिविल सर्विस एग्जाम के जुनून से, मुझे इश्क है अपने दिल में धड़कती सिविल सर्विसेज एग्जाम के जुनून से, मुझे इश्क है अपनी बातों में झलकती यूपीएससी के जिक्र से, मुझे इश्क है अपनी बातों में झलकती यूपीएससी के जिक्र से, मुझे इश्क है अपने दर्पण में दिखते हुए एक आईएएस के अक्ष से। सो होप सो ये जो कोटेशन मैंने अभी आप लोगों के सामने बोला, इस कोटेशन से तो आप कम से कम मोटिवेट जरूर हो गए होंगे सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रति, यूपीएससी के एग्जाम के प्रति, आईएएस का जो पद है उस पोस्ट के प्रति। सो अभी से ही आप जो है हार्ड वर्क करना शुरू करते हैं। चलिए आज का जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछता है, मैगजीन्स, बुक्स एंड ऑथर्स, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, यूपीपीसीएस का एग्जाम हो और वन डे एग्जाम हो। चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं अपने सेशन को, एंड उम्मीद करते हैं आप लोग जो है पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठ चुके होंगे। चलिए अब देखिए, जहां जहां से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए हैं मैं सभी चीजें आप लोग को बताते चलूंगी। हर एक पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। आप लोग प्रिपेयर हो जाइए कि आप लोगों को जो है आज ये टॉपिक पढ़ना है। एंड देखिए यहाँ पे जितनी बातें हम कवर करेंगे, एक या दो पार्ट लगेगा, बिकॉज काफी सारी चीजें हैं यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। उसके बाद जो है जैसे ये जो थ्योरेटिकल पार्ट हमारा कवर होगा, आप कह सकते हैं थ्योरेटिकल पार्ट ही हम यहाँ पे कह रहे हैं, या फिर वी आर कवरिंग जिस फ्रॉम द घटना चक्र, यहीं से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। एनी बेसेंट फाउंडेड सेंट्रल हिंदू कॉलेज कैलकाटा, सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन 1898 and was elected as a chairperson of the Theosophical Society in 1907। अब देखिए कहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो बच्चों सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट जी के द्वारा की गई है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट जी के द्वारा तो की गई है, लेकिन कब की गई थी? 1898 में की गई थी। ठीक है, तीन क्वेश्चन आपके सामने हो गया, या फिर एनी बेसेंट जी के द्वारा 1898 में किस कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी बच्चों। आफ्टर दैट थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो है चेयरपर्सन कौन थी? 1907 की हम बात करें, 1907 की हम बात कर रहे हैं। 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की चेयरपर्सन कौन थी? तो एनी बेसेंट जी 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की चेयरपर्सन रही हैं। 1914 की जब हम बात करते हैं, दो मैगजीन्स पब्लिश की गई थी एनी बेसेंट जी के द्वारा।
कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया। ध्यान रखिएगा बच्चों, आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है न्यू इंडिया, यंग इंडिया, इन सब सभी नामों को देख करके। अभी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे कि न्यू इंडिया किसके द्वारा, जैसे कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि न्यू इंडिया एनी बेसेंट जी के द्वारा लिखा गया। उसी प्रकार से हम देखेंगे यंग इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। कॉमन 4 ऑप्शन दे देगा, कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, 2 और ऑप्शन दे देंगे, उसमें से पूछेगा कि कौन कौन सा जो है बुक या फिर मैगजीन यानी बेसेंट जी के द्वारा लिखा गया, या फिर सीधे लिख देगा कॉमनवेल्थ प्लस न्यू इंडिया। सेकंड ऑप्शन देगा कॉमनवेल्थ प्लस यंग इंडिया। सी ऑप्शन आपके सामने कुछ और रहेगा, डी ऑप्शन कुछ और रहेगा। इसमें से पूछेगा कि कौन से 2 मैगजीन्स की पब्लिशर जो है एनी बेसेंट जी रही हैं 1914 में। तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया को पब्लिश करने वाली कौन थी? एनी बेसेंट जी 1914 में। होप सो क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट। Colonel James Todd, in his book Annals and Antiquities of Rajasthan, wrote about the फ्यूडल सिस्टम ऑफ राजस्थान। बच्चों ये भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पूछा हुआ है कि एनल्स एंड एंटिकिटीज ऑफ राजस्थान किसके द्वारा लिखा गया है? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखा गया है। आखिर इस एनल्स एंड एंटिकिटीज में जो है एनल्स एंड एंटिकिटीज ऑफ राजस्थान में किस चीज के बारे में बताया गया है? फ्यूडल सिस्टम ऑफ राजस्थान के बारे में बच्चों यहाँ पे बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, यहाँ से सीधा सीधा जो है 1914 सब पूछा हुआ है कि किसके द्वारा लिखा गया था। कॉमनवेल्थ प्लस न्यू इंडिया पब्लिश्ड बाय द एनी बेसेंट इन 1914। एनल्स एंड एंटिकिटीज ऑफ राजस्थान किसकी किताब है? ये कर्नल जेम्स टोड की किताब है। किसके इसमें जो किसके बारे में जो है बात किया गया है? फ्यूडल सिस्टम ऑफ राजस्थान के बारे में बात किया गया है। श्याम जी कृष्णा वर्मा के बारे में नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। श्याम जी कृष्णा वर्मा, देखिए द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की हम बात करते हैं। सीधे सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट किसके द्वारा लिखा गया है? द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट वाज रिटन बाय श्याम जी कृष्णा वर्मा। ध्यान रखिएगा श्याम जी कृष्णा वर्मा क्या थे? श्याम जी कृष्णा वर्मा, जब हम लोगों ने जो बच्चों रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट आउटसाइड इंडिया किया था, वहां पे हम लोगों ने श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में पढ़ा था। श्याम जी कृष्ण वर्मा वाज एन इंडियन रिवॉल्यूशनरी एंड जर्नलिस्ट हु फाउंडेड द पब्लिकेशन द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो ध्यान रखिएगा द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्याम जी कृष्ण वर्मा, एनल्स एंड एंटिकिटीज ऑफ राजस्थान कर्नल जेम्स टोड, कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया बाय एनी बेसेंट। ये 4 आप लोगों को याद हो गए होंगे। आमार सोनार बांग्ला की हम बात करते हैं। आमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा कंपोज किया गया है बच्चों? आमार सोनार बांग्ला कंपोज्ड बाय हुम? इट वाज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखिएगा आमार सोनार बांग्ला वाज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। कब कंपोज किया गया था बच्चों? इसको 1905 में कंपोज किया गया था ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ध्यान रखिएगा आपसे ये भी पूछ सकता है कि आमार सोनार बांग्ला जिसको कंपोज किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा 1905 में, किस समय जो है किस मूवमेंट या फिर भारत में जो है कौन सी आंदोलन वहां पे चली थी या फिर कौन सा इवेंट घट रहा था जब ये आमार सोनार बांग्ला का जो है कंपोजिशन जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1905 में किया था। 1905 से आपको सीधे सीधे बंगाल का विभाजन याद आना चाहिए, स्वदेशी मूवमेंट, ये सभी चीजें आप लोग को 1905 से 6 में जो है पता होनी चाहिए। तो बंगाल का विभाजन हो रहा था 1905 में, उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने आमार सोनार बांग्ला का कंपोजिशन किया। इट वाज इंस्पायर्ड बाय द कोठे पाबो तारे सॉन्ग ऑफ द गगन हार करे। ध्यान रखिएगा ये सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछा हुआ है। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि यूपीएससी में ही पूछा गया है। यूपीएससी में भी कह सकते हैं और यूपी पीसीएस में भी कह सकते हैं और सम अदर स्टेट पीसीएस की भी हम बात कर सकते हैं बच्चों। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ कि आमार सोनार बांग्ला जिसको कंपोज किया है रविंद्रनाथ टैगोर जी की तरह 1905 में, ये इंस्पायर किससे थे इस सॉन्ग को कंपोज करने में? तो कोठे पाबो तारे सॉन्ग किसका है? ये कोठो पाबो तारे बच्चों ये सॉन्ग जो है गगन हरकारा का जो है सॉन्ग है जिससे इंस्पायर हुए थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। जो पहले 10 लाइनें आमार सोनार बांग्ला की, इसी को जो है बांग्लादेश की नेशनल एंथम के रूप में अडॉप्ट किया गया 1972 में। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है सीधा सीधा कि पहले जो 10 लाइन है आमार सोनार बांग्ला की, उसको किस देश के नेशनल एंथम के रूप में 1972 में अडॉप्ट किया गया था? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए और पता भी होगा, नहीं भी पता है कोई मैटर नहीं करता है। चाहे यूपीएससी क्लासेस के आप स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि आमार सोनार बांग्ला की जो शुरुआती 10 लाइनों को बांग्लादेश ने 1972 में नेशनल एंथम के रूप में अडॉप्ट कर लिया था।
दिस सॉन्ग वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय सैयद अली एहसान। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आप बात कर रहे हैं हम अमर सोनार बांग्ला की जो 10 लाइन थी, शुरुआती 10 लाइन 1972 में, जिसको बांग्लादेश के द्वारा नेशनल एंथम के रूप में अडॉप्ट किया गया था, इस सॉन्ग को जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था सैयद अली एहसान के द्वारा। ध्यान रखिएगा, सैयद अली एहसान के द्वारा जो है इसको ट्रांसलेट किया गया था। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अब देखिए, जहां हम लोगों ने अमर सोनार बांग्ला के बारे में पढ़ा, वहीं बच्चों आप सभी लोगों को पता है जनगण मन, इसको भी कंपोज करने वाले कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। अमर सोनार बांग्ला के कंपोज करने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। उसी प्रकार से जनगण मन को कंपोज करने वाले भी कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। ही इज वर्ल्ड्स ओनली पोएट टू कंपोज नेशनल एंथम ऑफ 2 नेशन। अब यहाँ पे जो है आप लोग को पता भी हो गया होगा, एंड बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा कि पूरे विश्व में जो है इकलौते जो है सिर्फ एक कवि ऐसे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जिन्होंने 2 राष्ट्र के जो नेशनल एंथम को जो है कंपोज किया है। वो कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। कौन कौन से राष्ट्र? भारत और बांग्लादेश। ध्यान रखिएगा आप लोग, ही इज द वर्ल्ड्स ओनली पोएट टू कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ द 2 नेशंस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे, देन वी विल कवर द रिमेनिंग पॉइंट्स रिलेटेड टू द मैगजीन्स, बुक्स एंड देयर ऑथर्स। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। द बंगाली एडिशन ऑफ गीतांजलि वॉज पब्लिश्ड ऑन 14th of August 1910। तो देखिए आपसे पूछेगा कि गीतांजलि का जो है बंगाली एडिशन जो है कब पब्लिश हुआ था? तो 14 अगस्त 1910 को बच्चों ये पब्लिश किया गया था। एंड इस इंग्लिश एडिशन वॉज पब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम इन नवंबर 1912। देखिए आप, गीतांजलि का जो है बंगाली एडिशन जो है 1910 में आता है। वहीं जब हम बात करते हैं इसी गीतांजलि का जो है इंग्लिश एडिशन कब आता है, तो इसी गीतांजलि का बच्चों इंग्लिश एडिशन आता है आपका 1912 में। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी चीजें जो है समझ में आ रही होंगी। एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द रिचा यूपीएससी क्लासेस एज वेल एज ज्वाइन द रिचा यूपीएससी क्लासेस। चलिए, अब आप लोग को एक चीज तो पहले ही पता है कि गीतांजलि के राइटर कौन है। गीतांजलि को लिखने वाले भी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही हैं। कौन है गीतांजलि को लिखने वाले? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। इसका बंगाली में जो एडिशन आता है 1910 में, और जब हम बात करते हैं इंग्लिश में जो है इस गीतांजलि का एडिशन कब आता है बच्चों? 1912 में आता है। ये इसी गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को लिटरेचर में नोबेल प्राइज प्रोवाइड किया गया था। He awarded literature Nobel Prize in 1913 for गीतांजलि। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में जो नोबेल प्राइज पुरस्कार दिया गया था, किस लिटरेचर के लिए, किसके लिए दिया गया था? तो गीतांजलि के लिए दिया गया था बच्चों। या फिर आपसे पूछ लेगा कि गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में लिटरेचर की फील्ड में, साहित्य की फील्ड में कौन से पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था? तो नोबेल प्राइज से बच्चों, लिटरेचर नोबेल प्राइज से जो है इनको सम्मानित किया गया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सभी पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस लेक्चर को जो है शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम बच्चों को इसका बेनिफिट हो सके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। देखिए ऑनलाइन अगर हम क्लासेस की बात करते हैं तो बहुत जगह जो है आपको पेमेंट पेड क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। रिचा यूपीएससी क्लासेस में बच्चों सभी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही हैं। तो जितना ज्यादा हो सके उतनी आप कह सकते हैं इन सेशंस को जो है उन बच्चों को प्रोवाइड कीजिए जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि पेड क्लासेस को। तो मेरी क्लासेस सभी फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। यहाँ पे हम जो मॉडर्न हिस्ट्री काफी सारी चीजों को, मॉडर्न हिस्ट्री की काफी सारी चीजों को कंप्लीट कर लिए हैं। फ्यू टॉपिक्स हम लोगों ने मेडिवल हिस्ट्री को कवर किया है। कुछ चीजें जो है हम लोगों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे पढ़ा है, वहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा है बच्चों। साइंस के बारे में भी कुछ चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया है। एज सुन एज पॉसिबल मैं कोशिश करूंगी जल्दी जो है सभी चीजों को कंप्लीट कराने के लिए, ताकि आप लोग जो है अपनी आपके टाइमली जो है अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके। चलिए हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ गीतांजलि तक हम लोगों ने देख लिया था। गीतांजलि
श्रद्धांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज प्रोवाइड किया गया था 1913 में। डेलिबरेटिव बुक हिंद स्वराज वॉज फर्स्टली पब्लिश इन गुजराती 1909। अब देखिए यहाँ से पूछेगा कि गुजरात हिंद स्वराज जो बुक है गांधी जी की बुक है, इस बुक में जो है या फिर जो आप कह सकते हैं ये जो हिंद स्वराज किताब है गुजराती भाषा में कब पब्लिश हुई थी? तो 1909 में बच्चों हिंद स्वराज गुजराती लैंग्वेज में पब्लिश होती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंसर्ड दिस बुक। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो इस पे सेंसरशिप लगा दिया गया। इट वाज लेटर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश टू एस्केप द सेंसरशिप। आगे चलकर के जो गुजराती भाषा में हिंद स्वराज पब्लिश हुआ था 1909 में, ये जो है सेंसरशिप से बचने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट कर दिया जाता है। इस बुक में जो है गांधी जी क्या कहते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट को जो है प्रोसिक्यूट एंड एस्टेराइज से कंपैरिजन करते हैं एंड कमेंटेड ऑन वर्किंग प्रोसेस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब आपसे यहाँ पे सीधा सीधा पूछेगा क्वेश्चन की हिंद स्वराज जो कि गांधी जी की पब्लिकेशन है, यहाँ पे गांधी जी ने जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट को किससे कंपेयर किया है? ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रोसिक्यूट एंड एस्टेराइज से जो है गांधी जी ने यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट को कंपेयर किया है और जो है किस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट काम कर रही है भारत में उस पे जो है इन्होंने कमेंट किया था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अब एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए और पता भी होगी बहुत सारे बच्चों को कि गोपाल कृष्ण गोखले की जब हम बात करते हैं तो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु और पॉलिटिकल मेंटर कौन है? गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु और पॉलिटिकल मेंटर बच्चों गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। अब सिंस यहाँ से आप इजिली पता कर सकते हैं कि गांधी जी क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपने पॉलिटिकल गुरु या फिर पॉलिटिकल मेंटर के रूप में मानते थे, और अगर आपके सामने आता कि गोखले माय पॉलिटिकल गुरु किसके द्वारा लिखा गया है, तो इतना अगर आप लोग को पता है कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु गोखले जी थे तो यहाँ पे आप आसानी से आंसर बता सकते हैं। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, इसके बारे में जो कौन लिख सकता है? गांधी जी ही लिख सकते हैं क्योंकि गांधी जी के ही पॉलिटिकल गुरु थे ये, और अगर किसी और के पॉलिटिकल गुरु होते तो कोई और व्यक्ति लिखता है इनके बारे में। Its first edition was published in Feb 1955 from अहमदाबाद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम हिस्ट्री, एक और चीज आप लोग को बताना चाहूंगी, हिस्ट्री की टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। कुछ दिनों में आप लोगों के सामने बच्चों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हम बात करेंगे, वहां पे मीगा के बारे में बात करेंगे, इकोनॉमी के काफी सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, एज वेल एज हम लोग जो है बच्चों एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे एंड वेरियस चीजों को वहां पे डिस्कस करेंगे ताकि बेसिक्स जो है आप लोगों की क्लियर होती जाए। देन अब हम आते हैं बच्चों ईश्वरचंद विद्यासागर पे। ईश्वरचंद विद्यासागर, अब देखिए ही वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर एजुकेशनिस्ट इन द 19th सेंचुरी। ठीक, अब यहाँ से जो ये नहीं पूछेगा कि ईश्वरचंद, हो सकता है यूपीएससी में आपसे पूछ भी ले इस स्टेटमेंट फॉर्म में कि ये सोशल रिफॉर्मर थे या कुछ और आप लोगों से स्टेटमेंट दे देगा। ध्यान रखिएगा ईश्वरचंद विद्यासागर एक सोशल रिफॉर्मर थे और एजुकेशनिस्ट थे 19th सेंचुरी के। अब इनके ही एफर्ट से बच्चों विडो रीमैरिज एक्ट 1856 जो है पास होता है। अब यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विडो रीमैरिज एक्ट 1856 किसके एफर्ट से पास होता है? ईश्वरचंद विद्यासागर जी के एफर्ट से 1856 में जो है विडो रीमैरिज एक्ट बच्चों पास होता है। ईश्वरचंद विद्यासागर वाज सोशल रिफॉर्मर एंड एजुकेशनिस्ट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इनके बारे में क्या लिखा हुआ है। सॉरी फॉर दिस थिंग, प्लीज वेट। फाइन, अब हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे देख लिया कि ईश्वरचंद विद्यासागर जी के द्वारा जो है इनके एफर्ट से ही विडो रीमैरिज एक्ट 1856 पास होता है। ठीक, और इन्होंने अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा बहुविवाह या फिर बाल विवाहेर दोष जो है किसके द्वारा लिखा गया है? अब क्योंकि विडो रीमैरिज एक्ट 1856 बच्चों ईश्वरचंद विद्यासागर जी के एफर्ट से पास किया गया था, तो बहुविवाह जो है किसके द्वारा लिखा गया है? बहुविवाह जो है बच्चों ईश्वरचंद विद्यासागर जी के द्वारा ही लिखा गया है। बाल विवाह दोष जो है किसके द्वारा लिखा गया है? ईश्वरचंद विद्यासागर जी के द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखिएगा ये चाइल्ड मैरिज विडो रीमैरिज पे इन्होंने बहुत काम किया था, इसीलिए आप कह सकते हैं कि बाल विवाह दोष और बहुविवाह पे जो है इन्होंने लिखा था। यहाँ से जो है आप को रिलेट कर सकते हैं चीजों को। जब हम लोग जो है सोशल रिफॉर्मर वाला टॉपिक कवर करेंगे, एक्चुअली मैंने किया हुआ है सोशल रिफॉर्मर वाला टॉपिक कवर, बहुत डीप में हम लोगों ने वहां पे नहीं पढ़ा था, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा था थोड़ा बहुत। अब जो है आने वाले टाइम में जो है हम डीप स्टडी करेंगे चीजों की।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। हाँ, आप लोग जो है और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा बच्चों। टेलीग्राम चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे एमसीक्यू आप लोगों को वहां पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एज वेल एज जितनी भी सेशंस मैं ले रही हूँ वो सभी सेशन जो है पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को वहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है। अब चलिए, दास कैपिटल, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ दास कैपिटल। जब आप प्रीवियस क्वेश्चन ये चीज पढ़ने के बाद बच्चों जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पे आएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो है सभी चीजें जो है जैसा जैसा हम लोगों ने पढ़ा था वैसे वैसे आपके एग्जाम में आया हुआ है। दास कैपिटल की हम बात करते हैं तो दास कैपिटल बच्चों रिटन बाय द कार्ल मार्क्स। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया है? कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया। दास कैपिटल इज रिटन बाय द फेमस जर्मन सोशलिस्ट। तो कार्ल मार्क्स कौन था? एक जर्मन सोशलिस्ट था। इन दिस बुक ही स्ट्रेट अवे क्रिटिसाइज्ड द कैपिटलिज्म एंड प्रेजेंटेड हिज सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स और आल्सो नोन एज मार्क्सिज्म। ये जो दास कैपिटल है जिसको लिखा है कार्ल मार्क्स ने, इस कार्ल मार्क्स में जो है इस कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल में लिखा हुआ है कैपिटलिज्म के बारे में। इन दिस बुक ही स्टेट अवे क्रिटिसाइज द कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म का इसने जो क्रिटिसिज्म किया है, एंड जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स है, क्योंकि ये जो कार्ल मार्क्स था बच्चों जर्मन सोशलिस्ट था, जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स थी जिसे मार्क्सिज्म भी कहते हैं, इस मार्क्सिज्म के बारे में भी जो इस दास कैपिटल बुक में बताया है कार्ल मार्क्स ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। First part of the book was published during the lifetime of Marx, whereas the second and third part of the book was edited and published by his friend and associate Frederick Engels। अब देखिए ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। जब आप प्रीवियस क्वेश्चन हम देखेंगे वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो पहला पार्ट था दास कैपिटल का वो पब्लिश किया गया था किसके, क्या कार्ल मार्क्स जब जिंदा था तभी पब्लिश किया गया? तो हाँ, कार्ल मार्क्स के लाइफ टाइम में जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ दास कैपिटल वॉज पब्लिश। लेकिन जब उसके हम सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट की बात करते हैं तो ये जो है पब्लिश किया गया था बच्चों written and published by his friend and associate फ्रेडरिक एंजल। ठीक है, आनंद मठ की बात करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ आनंद मठ वाले से भी। चलिए हम देखते हैं आनंद मठ से क्या पूछा हुआ। आनंद मठ से सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और ये जो आनंद मठ है जो कि आप कह सकते हैं जिसे हम बंगाली पेट्रोटिज्म का बाइबल भी कह रहे हैं, जिसको जो है लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, ये बेस किससे है, किस पे है? सन्यासी रिवोल्ट। सन्यासी रिवोल्ट सन 1763 से जो है 1800 के बीच में जो आपको सन्यासी विद्रोह देखने को मिलेगा, उसी सन्यासी विद्रोह पे जो है आधारित है ये आनंद मठ, जिसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा, जिसे हम बाइबल ऑफ द बंगाली पेट्रियटिज्म कहते हैं। बंगाली राष्ट्रवाद की जो है फिर राष्ट्रवाद की जो बाइबल जो है किसे कहा जाता है? आनंद मठ को कहा जाता है। चलिए केसरी सिंह के बारे में देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। केसरी सिंह बरहत वॉज पोएट एंड फ्रीडम फाइटर ऑफ राजस्थान। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे राजस्थान पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। 1903 की बात करते हैं, केसरी सिंह बरहत की हम बात करें, इन्होंने क्या लिखा था? चेतावनी रा चिंग धया हैविंग 13 पोएम्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसे ही हम डिस्कस करेंगे। बाकी सब देखिए चीजें लिखने की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें हर बुक में मेंशन रहती हैं, तो हर चीज को जो है हम पढ़ते हुए नहीं चलेंगे। जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहां से यहाँ 90 to 100%, 90 to 95% चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, चाहे आप स्टेट पीसेस की बात कीजिए और यूपीएससी की बात कीजिए और वन डे एग्जाम की, वहीं से हम जो चीजों को देखेंगे। मैथिली शरण गुप्ता से जो है क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ये फेमस पोएट थे एंड एडेंड विद द टाइटल ऑफ द नेशनल पोएट। यहाँ से पूछा हुआ है कि भारत भारती के राइटर कौन है? तो भारत भारती के राइटर बच्चों मैथिली शरण गुप्ता जी हैं। और इस भारत भारती को लिखने आप कह सकते हैं किसी जो हम नेशनल पोएट भी कहते हैं, तो बच्चों मैथिली शरण गुप्ता को जो हम नेशनल पोएट भी कहते हैं। एंड ये राइटर है किसके? भारत भारती के। हिज अदर वर्क वाज पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, ऐसे क्या। तो ध्यान रखिएगा अभी जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे ना तो वहां पे जो है आपको चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अब यहाँ से हम ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा कि पंचवटी,
साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, ये सब जो है आखिर किसके द्वारा लिखे गए हैं? भारत भारती किसके द्वारा लिखा गया है? तो मैथिली शरण गुप्ता जी के द्वारा लिखा गया है। एक पॉइंट ये भी पूछेगा कि किसको जो है नेशनल पोएट, राष्ट्र कवि का जो है टाइटल दिया गया है? तो मैथिली शरण गुप्ता को बच्चों राष्ट्र कवि का टाइटल दिया गया है। ऐ मेरे वतन के लोगों, अब ये देखिए यहाँ से पूछा हुआ है, ऐ मेरे वतन के लोगों इज अ पेट्रियोटिक सॉन्ग, आप सभी लोगों को पता है, इज कंपोज्ड बाय प्रदीप। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ कि ऐ मेरे वतन के लोगों किसके द्वारा कंपोज किया गया है? तो ऐ मेरे वतन के लोगों बच्चों प्रदीप के द्वारा कंपोज किया गया है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रदीप वॉज बॉर्न इन बारानगर MP, द रियल नेम ऑफ प्रदीप वॉज रामचंद्र द्विवेदी। अब देखिए यहाँ पे जो है प्रदीप नाम से ये फेमस है रामचंद्र द्विवेदी जी। क्वेश्चन में जो पूछा था वो यही पूछा था, प्रदीप नाम ही ऑप्शन में था, रामचंद्र द्विवेदी ऑप्शन में नाम नहीं था। तो आप लोगों को जो ध्यान रखना पड़ेगा कि रामचंद्र द्विवेदी जी को ही हम प्रदीप जी कहते हैं, जिनके द्वारा जो है ऐ मेरे वतन के लोगों पेट्रियोटिक सॉन्ग लिखा गया है। ही रोट अ कंडोलेंस सॉन्ग ऑन द मार्टिर्स ऑफ 1962 इंडो चाइना वार। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, मोहम्मद इकबाल वाला भी पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी चीजों को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर दैट कुछ क्वेश्चंस को हम जरूर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मोहम्मद इकबाल वाज बोर्न ऑन 9th of November 1877 एट सियालकोट एट पंजाब ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। तो ध्यान रखिएगा 9th of November 1877 को जो है सियालकोट पंजाब में, जो कि ब्रिटिश इंडिया की हम बात करें, वहां पे मोहम्मद इकबाल का जन्म हुआ था। जो यही वॉज अ फेमस पोएट ऑफ उर्दू एंड एडवोकेट बाय प्रोफेशन। इकबाल वॉज नेशनलिस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। देखिए शुरुआत से ही इकबाल जो है एक राष्ट्रवादी थे। इन्होंने जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा लिखा गया, वेरियस टाइम पूछता है, तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल, मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा लिखा जाता है। शुरुआती दौर की जब हम बात करते हैं, शुरुआत से ही मोहम्मद इकबाल एक नेशनलिस्ट थे, बट आगे चल के इन्होंने जो है मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, ये तो हम लोगों ने देखे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा लिखा गया है, ये मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा लिखा गया। उसके बाद पूछा हुआ है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये जो है लाइन किस इकबाल जी की कौन सी आप कह सकते कौन से पेट्रियोटिक सॉन्ग की जो है वो लाइन थी? तो बच्चों जो एक आप कह सकते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो कि लिखा गया था मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा, इसी का हिस्सा है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो वहां पे ये पूछा हुआ है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस लाइन ऑफ द सॉन्ग सारे जहां से अच्छा, रिटन बाय द इकबाल। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लैंडमार्क्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए अभी हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक कवर कर रहे हैं। एक दो दिनों में जो है हम पॉलिटी के सेक्शन को बच्चे शुरू करेंगे, पॉलिटी एंड गवर्नेंस पार्ट को। वहां पे हम पहले जिस्ट पढ़ेंगे, चीजों को थोड़ा सा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पहले शुरू करेंगे, उसके बाद जो है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को हम देखेंगे। प्रीलिम्स वाली भी बातें जो हम डिस्कस करेंगे वहां भी उन्हीं पॉइंट्स को हम टारगेट करेंगे, फोकस करेंगे, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है 60 to 70% आप कह सकते हैं वहां से क्वेश्चन आना ही आना। बाकी तो चीजें जो है करंट अफेयर्स साइड वाइज आपको प्रिपेयर करते रहना है। करंट अफेयर्स में जो सपोज कीजिए आप आर्टिकल 14 की अगर आपने देख लिया कहीं पे, तो अगर आर्टिकल 14 आप लोगों ने हिंदू में पढ़ लिया, कहीं लिखा हुआ है, उसके बारे में कुछ चर्चा की गई है, तुरंत जो है आप सपोज कीजिए किसी भी बुक से जो है बच्चों आप इंडियन पॉलिटी को कवर कर रहे हैं, तो वहां पे जो है जा करके फंडामेंटल राइट्स को जो है खोलिएगा और देखिएगा आर्टिकल 14 में कौन कौन सी बातें मेंशन की गई हैं। तो कुछ चीजों को कोरिलेट करते हुए चलिएगा। अगर हम इंडियन हिस्ट्री की ये बात करें, सपोज कीजिए कि आपके एग्जाम से पहले ही हम मोहम्मद इकबाल जी की ही बात करें, मोहम्मद इकबाल जी से जुड़ी हुई या फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी से जुड़ी हुई कुछ बात, या फिर गीतांजलि जो बुक जिसपे जो है इन्हें नोबेल प्राइज प्रोवाइड किया गया था, तो अगर इनसे जुड़ी कुछ भी बात आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ लेते हैं, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे या फिर हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम के बच्चे जो है द हिंदू को तो जरूर प्रेफर करते हैं, उसके बाद द हिंदू के अलावा कुछ और आप लोग पढ़ते ही होंगे। तो ध्यान रखिएगा कुछ भी अगर न्यूज में है बच्चों तो उसको जरूर आप लोग एग्जाम में देखते हुए चलेगा। कब प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करते हैं, करंट में जो है हर जगह आप लोगों को इलेक्शन से जुड़ा हुआ चीज देखने को मिल रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जरूर पढ़ लीजिएगा कि किस आर्टिकल में है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक
जो है कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं, या फिर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है किस आर्टिकल के अंदर कौन सी पावर दी गई है, कितने मेंबर्स होते हैं, कब इसे ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो कंस्टिट्यूट किया गया था, तो इन सभी चीजों को जो है आप साथ साथ जो है पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब जो हम लोगों ने इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी की बात करी, इकोनॉमी के बारे में भी थोड़ा सा मैंने आप लोग को बताया था। चलिए हम देखते हैं बच्चों, हम लोगों ने देख लिया मजहब नहीं सिखाता वाली बात। लैंडमार्क्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट वाज रिटन बाय द राइटर गुरुमुख निहाल सिंह। अब देखिए यहाँ से सीधा सीधा पूछा हुआ कि लैंडमार्क्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट ये किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों, तो ये लिखा गया है, चलिए हम इसको एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। लैंडमार्क्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट ये किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों, ये लिखा गया है गुरुमुख निहाल सिंह जी के द्वारा। ठीक है, अब ये गुरुमुख निहाल सिंह जी की जब हम बात कर रहे हैं, ही वॉज द गवर्नर ऑफ द राजस्थान फ्रॉम 1956 टू 1962। चलिए बच्चों, आज के सेशन को हम यहीं पे रोकते हैं, बाकी काफी सारी चीजें हैं, लेक्चर को ज्यादा बड़ा कर देंगे तो चीजें आप लोगों को जो स्किप हो जाएंगी। एक दो क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, रिमेनिंग पॉइंट्स को बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसी तरीके से आप हमारे सेशन से जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, नई नई चीजों को जो है पढ़ते रहिएगा, ताकि एग्जाम क्लियर करने में जो है आप लोगों को डिफिकल्टी ना हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। अब देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं हिंद स्वराज की, तो हिंद स्वराज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, महात्मा गांधी जी का नाम जुड़ा हुआ था। न्यू इंडिया की अगर हम बात करते हैं, न्यू इंडिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, एनी बेसेंट का नाम जुड़ा हुआ था। कॉमनवेल्थ भी पढ़ा था हम लोगों ने, कॉमनवेल्थ से किसका नाम जुड़ा हुआ था, एनी बेसेंट जी का नाम जुड़ा हुआ था। वहीं जब हम बात करते हैं इंडिया विंस फ्रीडम बच्चों, अबुल कलाम आजाद जी की बुक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा अबुल कलाम आजाद जी की बुक कौन सी है, इंडिया विंस फ्रीडम। हिंद स्वराज किसकी है, महात्मा गांधी जी की है। देखिए हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी जी की है। वही न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ की हम बात करते हैं, ये किसकी बुक है बच्चों, एनी बेसेंट जी की बुक है। ठीक है, एनी बेसेंट जी थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो है 1907 में चेयरपर्सन रही थी। होप सो ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि पूछ रहा था इसमें कौन सा पेयर करेक्टली मैच है, तो न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट जी के द्वारा लिखा। वहीं अगर यहाँ पे भी लिखा होता न्यू इंडिया प्लस कॉमनवेल्थ किसके द्वारा लिखा गया है, एनी बेसेंट जी के द्वारा लिखा गया है। एक और क्वेश्चन हम करना चाहेंगे, यही यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन लिखा हो क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद जो कल के सेशन में रिमेनिंग चीजों को कवर करेंगे। ठीक, विच ऑन द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय तिलक। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि तिलक जी के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई। यहाँ पे हम लोग बाल गंगाधर तिलक का नाम पढ़े थे, यहाँ पे उनसे जुड़ी हुई किसी किताब के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया था। गीता रहस्य बच्चों बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं, कल नेक्स्ट सेशन में जो है रिमेनिंग पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, देन वी विल कवर रिमेनिंग क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द टॉपिक बुक्स, मैगजीन्स एंड देयर ऑथर्स। चलिए ठीक है, आज के सेशन को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। बिफोर दैट सेशन एंड करने से पहले बच्चों एज यूजुअल जैसे कि हम मोटिवेशनल कोट की बात करते हैं, एक बार फिर से मैं उसी कोटेशन को दोहराना चाहूंगी जिसके बारे में हम लोगों ने लेक्चर की शुरुआती में पढ़ा था। मुझे इश्क है अपने दिल में धड़कती सिविल सर्विस एग्जाम के जुनून से, मुझे इश्क है अपनी बातों में झलकती यूपीएससी के जिक्र से, मुझे इश्क है अपने दर्पण में दिखते हुए एक आईएएस के अक्ष से। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम्स।